हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक गाइस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टॉक पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी के लिए डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बैंक लेकर आता हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बस आपको इस सेशन पर रेगुलर बने रहना है गाइस, जिससे आपका स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। और गाइस, इस सेशन से आपके एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन मैं गारंटी लेकर दे रहा हूं 100% आएंगे। तो गाइज, आपको इस सेशन पर रेगुलर रहना है बस। तो फटाफट से अपने इस सेशन की ओर चलते हैं। आज मैं आपके साथ इस सेशन का पार्ट 7 डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फटाफट से चलते हैं अपनी सेशन की ओर। तो गाइज, आज के अपने सेशन का पहला प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है पसीना ग्रंथियां निम्नलिखित मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? किडनी, लीवर, पेनक्रियाज या फिर स्किन? आपको बताना है जो स्वेट्स ग्लैंड्स होते हैं, पसीना की जो ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वो मानव शरीर के कौन से भाग में स्थित होते हैं? आपको बताना है कौन से अंग में मौजूद होते हैं, तो आपको बताना है। फटाफट से बताइए। इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में दीजिए। आपके पास मात्र 5 सेकंड है। तो गाइज, उसका राइट उत्तर होगा जो पसीना ग्रंथियां होती हैं, स्वेट्स ग्लैंड्स होते हैं, वो स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। स्किन का जो अंग होता है वहां पर मौजूद होते हैं। ये क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री वाले या फिर साइंस के सेक्शन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आज से आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। सीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएफसी? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बाइड, क्लोरोफ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड। तो फटाफट से बताइए। क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड होगा, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बाइड होगा, या फिर क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड होगा? तो फटाफट से उत्तर दीजिए। सीएफसी का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ये गैस होती है। तो गाइज, इसका राइट ऑप्शन होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि अपने जो फ्रिज वगैरह होते हैं उनके अंदर होती है, फॉर्म्स होते हैं, एरोसॉल्स होते हैं, उनमें ये होता है सीएफसी, जिसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो गाइस, आपको ये भी याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब, मोज़ेक, ओपेरा, या फिर नेट स्केप? तो फटाफट से बताइए। विच वन इज द ओल्डेस्ट वेब ब्राउजर? जो वेब ब्राउजर होते हैं जिनके अंदर अपन इंटरनेट चलाते हैं, तो आपको बताना है सबसे ओल्डेस्ट वेब ब्राउजर कौन सा है। ये क्वेश्चन कंप्यूटर वाले सेक्शन में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस, जो अपना वर्ल्ड वाइड वेब है वो सबसे पुराना वेब ब्राउजर है, आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा पुराना है, सबसे पुराना, सबसे पहली बार ये आया था। अब तो बहुत सारे आ गए वेब ब्राउजर, ओपेरा आ गया, मोजिला आ गया, क्रोम आ गया। तो ये सबसे पुराना है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय खेल व्यक्ति अभिषेक शर्मा का संबंध है, जो भारत के खिलाड़ी हैं अभिषेक शर्मा, उनका कौन से स्पोर्ट्स से संबंध है? आपको बताना है। स्नूकर, शॉटपुट, तीरंदाजी, या फिर शतरंज? भारतीय खिलाड़ी हैं, उनका आपको बताना है कौन से स्पोर्ट से उनका संबंध है, वो कौन सा स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर उसे खेलते हैं? तो आपको बताना है। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। तो गाइस, इसका राइट ऑप्शन होगा तीरंदाज है ये, जो तीर के द्वारा निशाना लगाते हैं। बहुत ही शानदार है। इन्होंने एशियन गेम 2014 के अंदर, एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। तो इसलिए बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं अपने इंडिया के, और बहुत शानदार प्लेयर हैं तीरंदाजी के। वहीं आपको मैं बताऊं, इस क्वेश्चन से आपका एक कंफ्यूजन जनरेट हो रहा होगा कि जो अभिषेक शर्मा है वे कौन है? एक शूटर भी है। तो दोनों ही अलग है। अभिषेक शर्मा एक तीरंदाज भी है और एक शूटर भी है। तो आपको दोनों अलग अलग लोग हैं और दोनों के बारे में याद रखना है। आपको जो एग्जामिनर होगा वो एक साथ दोनों ऑप्शन नहीं देगा कभी भी। तो बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। खसरा किसका कारण होता है? मैसल्स आर कॉज्ड बाई, जो मैसल्स होते हैं वो कौन सी वजह से होते हैं, उसका कारण क्या होता है? बैक्टीरिया, विषाणु, कवक, या फिर चूहों? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, या फिर रैट्स? आपको बताना है। जो मिसल्स होते हैं, जिन्हें हिंदी में खसरा बोलते हैं, वो किसके कारण होते हैं, किस वजह से ही हो जाता है इंसान को? आपको बताना है फटाफट से। तो गाइज, इसका राइट ऑप्शन होगा विषाणु। ये बैक्टीरिया के कारण इंसान के अंदर हो जाते हैं। जब अपन मुंह से खांसते हैं तो जो बैक्टीरिया, सॉरी, वायरस जो निकलता है वो लोगों तक पहुंच जाता है और उन्हें भी इन्फेक्टेड कर देता है। तो आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खसरा किसके कारण होता है?
वायरस के कारण। आज से आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल भारत की पहली सामरिक सतह से सतह पर मारने वाली मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल इंडिया की पहली ऐसी कौन सी मिसाइल थी? आपको बताना है। अग्नि, अक्षय, पृथ्वी या फिर ब्रह्मोस। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा, भारत की सबसे पहली सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी पृथ्वी। आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की जो सबसे पहली सरफेस टू सरफेस की बात कर रहे हैं अपन यहां पर, वो कौन सी थी? पृथ्वी थी। और भारत की सबसे पहली मिसाइल कौन सी थी? तो वो आकाश थी, जो सरफेस टू एयर मिसाइल थी। आपको पता होना चाहिए। भाई मैं आपसे ये एक और बात कर दूं, पृथ्वी के जो पृथ्वी है ना, उसके बहुत अलग अलग पार्ट्स हैं, मतलब अलग अलग भागों में बटी है, अलग अलग उसके मतलब नए नए वर्जन है, मैं बोलने को बोलूं तो। जो पृथ्वी सबसे पहली आई थी उस वर्जन का नाम था SS-150। तो आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछ लिया जाए कभी तो आपको याद रखना है। और ये कौन सी मिसाइल है? जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। और सबसे पहली मिसाइल भारत की थी, वो थी सरफेस टू एयर मिसाइल। आपको याद रखना है दोनों बात से। और पृथ्वी सरफेस टू सरफेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एडलेट ओवल में किस दो देशों ने पहला दिन रात्रि क्रिकेट टेस्ट मैच खेला था? आपको बताना है, पहली बार डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया था एडलेट ओवल के अंदर। तो कौन सी दो टीमों ने खेला था? आपको बताना, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में। गाइस अगर आपको और कोई नए सेशन की जरूरत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हो, आपके लिए जल्दी से जल्दी हमें अवेलेबल करा देंगे। इस सेशन में आपको कोई और इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो सेशन में, आपको कोई टेंशन नहीं लेना। पीडीएफ आज मैं आपकी सारी डलवा दूंगा टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक दिया गया है कहां पर? डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो examstock.com। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। अब इसका राइट ऑप्शन होगा गाइस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने एडलेट ओवल के अंदर पहला दिन रात्रि मैच खेला था 2014 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1919 के संबंध में पॉकेट विडो का प्रयोग किया। पहला ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा या ज्ञान जेल सिंह। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। 1986 है, सॉरी 1999 नहीं है। ये आपको बता दूं, थोड़ा गलत प्रिंट हो गया हिंदी में, आपको याद रखना है। 1986 इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल जो 1986 में आया था, उसमें इन्होंने पॉकेट विडो का यूज किया था। आपको बताना है किसके द्वारा और कौन से प्रेसिडेंट के द्वारा ये यूज किया गया था। तो गाइस इसका राइट ऑप्शन होगा ज्ञान जेल सिंह के द्वारा ये उपयोग किया गया था। ये भारत के 7 नंबर के प्रेसिडेंट थे। तो आपको पता होना चाहिए, ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम के समय के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने 1982 से 1987 तक भारत की सेवा की थी एक प्रेसिडेंट के रूप में। भारत के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रेजेंटली में भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं। तो आपको इतनी जानकारी और होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई और डैश में समाप्त हो गई। जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसकी फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड स्टार्ट हुआ था 2008 के अंदर। फिर ये कब कौन सी साल में जाकर समाप्त हुआ वो आपको बताना है, 2010, 2012, 2011 या फिर 2013। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। गाइस अभी तक आपने सेशन शेयर नहीं किया हो तो आप अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहां पर इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे और लोग भी जुड़ जाएं इस सेशन में। क्योंकि जो ये नॉलेज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेशन से मैं गारंटी ले रहा हूं आपके एग्जाम में 100% 10 से 15 क्वेश्चन फंसेंगे। क्योंकि जब ये सेशन खत्म होगा तब आपके पास 1500 से प्लस क्वेश्चन होंगे। तो सोच लीजिए आप कितने सारे क्वेश्चन होंगे। डेली अपन 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कितने क्वेश्चन हो जाए। तो गाइस इसका राइट ऑप्शन होगा 2012 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल का पहला कमिटमेंट समाप्त हुआ था और ये 2008 के अंदर शुरू हुआ था। एक ये क्लाइमेट को मतलब संरक्षण करने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल आया था। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं।
जेलेप्पा और नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जेलेप्पा और नाथुला जो पासेस हैं वो कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड है? आपको बताना है सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे लाइव चैट के कमेंट बॉक्स में। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन जो है ना वो सिक्किम है। सिक्किम के अंदर जेलेपा और नाथुला दर्रा है, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। जेलेपा और नाथुला जो दर्रा है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपिया कौन था? आपको बताना है। जो यूरोपियन नागरिक था वो पहला कौन था जिसने भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? तो आपको बताना है विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, जेम्स प्रिंसिप या सर अलेक्जेंडर कनिकम। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। नाम इनके बहुत डिफिकल्ट हैं, आप बस थोड़ा सा लास्ट का वर्ड याद कर लीजिए जिससे आपको याद रह जाए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। हर बार ये रिपीट होते जाते हैं क्योंकि स्टैटिक जीके का तो चेंज होना नहीं है, तो गाइस बस ये रिपीट ही होते रहते हैं। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले यूरोपियन पर्सन का नाम था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा ऐसा किया गया था। इन्होंने जो भागवत गीता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और ये पहले यूरोपियन पर्सन बन गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपको बताना है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर कौन सी जगह पर स्थित है? आपको बताना है जनेवा, वाशिंगटन डीसी, वियना या फिर लंदन। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन होगा वियना के अंदर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय। वहीं इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 29 जुलाई 1957 में इसका फॉर्मेशन हुआ। इसके जो मेंबर स्टेट हैं वो 171 इसके मेंबर स्टेट है। राफेल ग्रोसी नाम के पर्सन है, वो इसके प्रेजेंटली में डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पृथ्वी की पपड़ी पे बहुतहुता से होता है? आपसे पूछा जा रहा है जो अर्थ क्रस्ट है उसके ऊपर सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल मिनरल होता है? सबसे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो आपको बताना है कौन सा होता है जो अर्थ क्रस्ट होती है अपनी उसके नीचे कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा होता है? बॉक्साइट, सिलिका, मैग्नीशियम या फिर आयरन। आपको फटाफट से इसका उत्तर देना है। तो गैस इसका राइट ऑप्शन होगा जो सिलिकॉन होता है वो 28% अर्थ क्रस्ट में होता है। उससे ज्यादा ऑक्सीजन मानी जाती है पर इसमें ऑक्सीजन का ऑप्शन नहीं था इसलिए अपन ने सिलिकॉन लगाया। एल्युमिनियम 8% होती है, आयरन आयरन 5% होता है, मैग्नीशियम 4%, कैल्शियम 2% होता है, पोटेशियम भी 2%, सोडियम 2%, अदर 2%। तो सबसे ज्यादा पूछा जाए और उसमें ऑक्सीजन हो ऑप्शन तो आपको ऑक्सीजन लगाना है, अगर नहीं है तो फिर आपको सिलिकॉन लगाना है, 28% होता है। उसके बाद एल्युमिनियम होता है, इतनी बात याद रखनी है आपको। आयरन 5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? बांग्लादेश, भूटान, चाइना या फिर पाकिस्तान। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो अपनी बॉर्डर है सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन से देश के साथ है भारत का, आपको बताना है। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन है जो बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे ज्यादा बाउंड्री है बॉर्डर की। लेंथ इसकी है 4096 किलोमीटर। वहीं चाइना बॉर्डर की है 4057 किलोमीटर। उसके बाद आता है इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहीं उसके बाद फिर नेपाल बॉर्डर आता है, फिर म्यांमार बॉर्डर आता है, म्यांमार बॉर्डर, फिर आता है भूटान बॉर्डर। तो इस तरीके से बॉर्डर है। सबसे लास्ट आता है अफगानिस्तान जिसकी 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर है भारत और अफगानिस्तान का। तो आपको याद रखना है ये दोनों ही बातें सारी जो कि मैंने आपके इस पीडीएफ में लगा रखी है लिस्ट आपको, तो ये आपको लिस्ट याद रखनी है। बहुत बार आपसे पूछ लेगा कि तीसरे नंबर की बताइए जो भारत के साथ सबसे तीसरे नंबर पर ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, तो आप बता पाओगे कौन है? वो पाकिस्तान है। आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। स्टैटिक जीके कभी भी कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, हर चीज लिंक होती है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। लक्षद्वीप समूह देश में स्थित है? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल या फिर नन ऑफ दीज। जो लक्षद्वीप इसलैंड है
वो कहाँ पर सिचुएटेड है आपको बताना है। तो गाइस ये अरब सागर में है, मतलब अरेबियन सी के अंदर है, अरेबियन सी के बीच में है। बहुत शानदार जगह है, बहुत सर्दी पड़ती है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत कम आबादी है, मान लो 1000 से 2000 लोग ही रहते हैं यहाँ पर बस। और वो भी कौन रहते हैं, जो कि साइंटिस्ट वगैरह। तो मैं आपको ये भी बता दूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गीत वंदे मातरम मूल रूप से संगीत वादित किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है वंदे मातरम किस भाषा में गाया गया था या फिर किस भाषा में लिखा गया था सॉरी। आपको बताना है आसाम, बंगाली, हिंदी या फिर संस्कृत भाषा में आपको बताना है। और आपको यह भी बताना है ये किसके द्वारा लिखा गया था। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो गाइज इसका जो राइट ऑप्शन होगा, संस्कृत भाषा में इसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसको 1939 से 1994 तक, ये इनका बर्थ और डेथ की डेट दे रखी है, वर्ष दे रखी है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम जो गीत है भारत का, वो लिखा गया था। आपको ये पता होना चाहिए, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या फिर यूरोक्रोम। जो अपनी पेशाब होती है उसका पीला कलर किसकी उपस्थिति के कारण होता है, आपको बताना है। तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण उसका कलर पीला पीला होता है। वहीं यूरोक्रोम्स को यूरोविलीन भी बोलते हैं। तो आपको दोनों ही बातें याद रखनी है। और कलरलेस जब होता है जब किसी पर्सन को डायबिटीज वगैरह है, तो उसकी जो पेशाब का या फिर मूत्र का कलर होगा वो कलरलेस होगा। और जो ज्यादा ही मतलब येलो ऑरेंज हो जाए, हाई कलर्ड हो जाए, तो कंसंट्रेटेड जो यूरेन होती है वो मतलब उसके अंदर जो यूरोक्रोम हो जाता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है। जब ऐसा पिगमेंट और इस टाइप का कलर हो जाता है उसका, जब बहुत ज्यादा मात्रा में येलो ऑरेंज हो जाए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारत में 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हैं, आपको बताना है। इसका ऑप्शन तो लग ही गया है गाइस, तो चलो कोई बात नहीं। परमवीर चक्र और महावीर चक्र भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। वहीं भारत के अंदर टोटल 5 वीरता पुरस्कार है। सबसे पहले नंबर पर आता है परमवीर चक्र, सबसे ऊंचा होता है, पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे महावीर चक्र, फिर आता है वीर चक्र, फिर आता है अशोक चक्र, फिर आता है कीर्ति चक्र, फिर आता है शौर्य चक्र। तो आपको इन सबके नाम याद रखने। और सबसे पहले ही नंबर पे आता है परमवीर चक्र, उसके बाद आता है महावीर चक्र। तो यह बात भी आपको याद रखनी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते। भारत का सबसे पुराना लोहा और इस्पात संयंत्र है, आपको बताना है। इंडिया की जो ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट है वो कहां पर है। तो गाइस इसका राइट ऑप्शन है जमशेदपुर के टेस्को के अंदर है। टाटा स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर के अंदर सबसे पुराना लोहा और स्टील का प्लांट है, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है जो आज का अपना, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है नोबेल पुरस्कार के पहले एशिया विजेता निम्नलिखित में से कौन है। आपसे पूछा जा रहा है जो एशिया है अपना, उसके अंदर सबसे पहली बार नोबेल प्राइज किसके द्वारा जीता गया था। एशिया की बात की जा रही है, आप सोच लीजिए इस बात को। भारत की तो बात अलग हो गई, यहाँ पर एशिया की बात की जा रही। तो ये इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एशिया के अंदर सबसे पहली बार नोबेल प्राइज जीता था 1913 के अंदर। किस लिए जीता था, ये जो इनकी बुक है गीतांजलि, इसलिए जीता था। और लिटरेचर के क्षेत्र में जीता था, मतलब साहित्य के क्षेत्र में जीता था। तो गाइस अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन, कल अपन फिर मिलते हैं इसी टाइम पर। गाइस हमारे इस सेशन को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और इसको शेयर करना मत भूलिए, सॉरी। और लाइक कर दीजिए, और बस कुछ नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको मैं पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा आज सारी, तो आपको टेंशन नहीं लेना। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू एवरीवन, कल फिर मिलते हैं अपन इसी टाइम पे।